हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विशाल गुप्ता, नेशनल प्रेसिडेंट इमेजिंग एंड रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन। आज दोस्तों मैं आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज एयर स्पेस एंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ऑन रेडियोग्राफ। दोस्तों, एक्सरे एक ऐसी मोडेलिटी है, इमेजिंग मोडेलिटी है, जिसकी सिग्निफिकेंस आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। चाहे आज हमारे पास सीटी है, एमआरआई है, लेकिन फिर भी जो डायग्नोसिस हम एक्सरे से इनिशियल स्टेज पे कर पाते हैं वो हम किसी दूसरी मोडालिटी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और मिनिमम रेडिएशन है इसके अंदर। क्या है, पैरेन्काइमल लंग डिजीज को हम बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैथोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न दे प्रोड्यूस ऑन द एक्सरे। फर्स्ट कैटेगरी इज एयर स्पेस डिजीज, जिसको हम एल्वियोलर डिजीज भी कहते हैं, और सेकंड इज द इंटरस्टिशियल डिजीज, जिसको हम इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज भी कहते हैं। एयर स्पेस डिजीज को हम फर्दर दो कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट एक्यूट आ गया, सेकंड क्रोनिक आ गया। एक्यूट के बीच में हमारा निमोनिया, पल्मोनरी एल्वियोलर एडिमा, हेमरेज, एस्पिरेशन, नियर ड्राउनिंग। क्रोनिक के बीच में ब्रोंको एल्वियोलर सेल कार्सिनोमा, एल्वियोलर सेल प्रोटीनोसिस, सार्कोइडोसिस, लिम्फोमा। इसी तरह इंटरस्टिशियल डिजीज है, उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रेटिकुलर, सेकंड नोडुलर। रेटिकुलर में हमारा आ जाता है पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडिमा, इंटरस्टिशियल निमोनिया, स्क्लेरोडर्मा, सार्कोइड, और नोडुलर के बीच में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मेटास्टैटिक सिलिकोसिस, माइलरी ट्यूबरकुलोसिस, सार्कोइड। इस वीडियो में मैं आपको एयर स्पेस डिजीज के बारे में ही बताऊंगा। इंटरस्टिशियल डिजीज के पैटर्न के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर स्पेस डिजीज। जो एयर स्पेस डिजीज है, ये एक्सरे के ऊपर ओपेसिटीज प्रोड्यूस करती हैं, जो देखने में फ्लफी, क्लाउड लाइक और हेजी होती हैं, और ज्यादातर ये देखने में ऐसे लगता है कि ये छोटी छोटी जो ओपेसिटीज हैं, इनके मार्जिन जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और कई बार जो है ये छोटे छोटे ओपेसिटीज मिलके एक बड़ी ओपेसिटीज कन्वर्ट हो जाती है। और इस एयर स्पेस डिजीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके मार्जिन्स जो है वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं। आप इनको क्लियरली मार्जिन्स को डिमार्केट नहीं कर सकते बिटवीन द डिजीज एंड द एडजेसेंट नॉर्मल लंग। और एयर स्पेस डिजीज के हमें दो तरह के पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर लोकलाइज्ड पैटर्न मिल जाता है, जैसा कि हमें सेगमेंटल और लोबल निमोनिया में देखने को मिलता है, और इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लंग एज इन पल्मोनरी एडिमा। और जो एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है एयर ब्रोंकोग्राम और सिल आउट साइन, जिसके बारे में मैं आपको अगले बताऊंगा। नाउ लुक एट दिस एक्सरे केयरफुली। दोस्तों, जो मैंने आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक एयर स्पेस डिजीज की बताई हैं, वो सभी आपको इस एक्सरे में देखने को मिल जाएंगी। इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए तो आपको ये फ्लफी, हेजी, क्लाउड लाइक और यू कैन से वूल, कॉटन वूल लाइक ओपेसिटीज छोटी छोटी जो आपको देखने को मिलेंगी, और जो कि आपस छोटी छोटी ओपेसिटीज हैं, ये आपस में मर्ज होके एक बड़ी ओपेसिटी में कन्वर्ट हो गई हैं, जैसा कि ये मोर क्लियरली आपको राइट साइड ऑफ डालेगा। और आप एक और चीज नोट करेंगे कि जो इसके मार्जिन्स हैं वो इनडिस्टिंक्ट हैं, जिनको आप क्लियरली डिमार्केट नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में आपको यहाँ पे एयर ब्रोंकोग्राम साइन भी देखने को मिलेगा, और साथ में सिल आउट साइन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको एयर ब्रोंकोग्राम के बारे में बताता हूं। व्हाट इज एयर ब्रोंकोग्राम साइन? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एयर स्पेस डिजीज। जैसा कि आप इस एक्सरे में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक एरो है, यहाँ पे आपको एक ब्लैक ट्यूब्यूलर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये एयर ब्रोंकोग्राम है। नॉर्मली ब्रोंकाइज जो है वो विजिबल नहीं होती है एक हेल्दी सब्जेक्ट्स के बीच में। क्यों नहीं होती है विजिबल? बिकॉज देयर वॉल्स आर वेरी थिन, दे कंटेन एयर एंड दे आर सराउंडेड बाय एयर। जो ब्रोंकाई है उसके अंदर भी एयर होती है, और जो उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है वहां पे भी एयर होती है। लेकिन किसी भी पैथोलॉजी में जब ये जो सराउंडिंग एयर है ब्रोंकाई के आसपास, that will be replaced by any fluid or soft tissue, then you will see this black branching tubular structure which is called air bronchogram sign. दोस्तों, इस एक्सरे में हम डिस्कस करेंगे सिल आउट साइन के बारे में। जैसा कि आप इस एक्सरे में देख पा रहे हैं, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मिडल लोब के अंदर आपको एक ओपेसिटी, हेजी, फ्लफी ओपेसिटी हैविंग अ इनडिस्टिंक्ट मार्जिन आपको नजर आ रही है।
और अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे राइट हेमी डायफ्राम तो बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो हार्ट का राइट बॉर्डर है, राइट साइड का बॉर्डर है, वो आपको क्लियरली डिमार्केटेड नहीं हो रहा है। उसके हमें मार्जिन जो है वो क्लियरली पता नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो ओपेसिटी जो है उसने उस मार्जिन को ढका हुआ है, और इसी को हम जो है सिल आउट साइन कहते हैं। तो दोस्तों, सिल आउट साइन अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम रेडियोग्राफिक डेंसिटी touch each other so that this edge or margins between them disappear. It is called sill out sign. And it will be impossible to tell where one object begins and other objects end. ये जो केस है ये राइट मिडल लोब निमोनिया का है, लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये जैसे लोअर लोब में है, राइट लोअर लोब में है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको डायग्नोस करने का एक मेथड होता है कि हम जिससे देख के बता सकते हैं ये कौन सी लोब में आपको कंसोलिडेशन नजर आ रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो राइट हेमी डायफ्राम है ये क्लियरली डिमार्केटेड है, ये क्लियरली विजिबल है, और जबकि राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट जो है वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। तो मिडल लोब में कभी भी कोई ओपेसिटी होगी तो हमारा जो राइट हार्ट बॉर्डर है वो ऑब्सक्योर हो जाएगा, वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अब मैंने आपको लेटरल एक्सरे भी दिखाया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है। हम जनरली जो है पीए व्यू करा देते हैं और लेटरल व्यू बहुत कम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप कभी भी एक्सरे करवाएं तो उसमें आप लेटरल और पीए दोनों व्यू करवाएं, क्योंकि कई ऐसी ओपेसिटीज हैं जो आपको हार्ट के अंदर ऑब्सक्योर हो जाती हैं, हार्ट के पीछे होती है या हार्ट के आगे होंगी, जो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, और वो आपको लेटरल एक्सरे में नजर आ जाती हैं। और साथ में हमें लेटरल एक्सरे से देख के इसकी पोजीशन भी पता लग रही है कि ये एंटीरियरली लोकेटेड है हार्ट से, क्योंकि इसने हार्ट को ऑब्सक्योर किया हुआ है। देखिए जैसा आप लेटरल एक्सरे में देख पा रहे हैं, और इट इज क्लियरली बाउंडेड बाय द मेजर फिशर बिलो और माइनर फिशर अबव। Any opacity on the right side of the lung obscuring the ascending aorta, जो ascending aorta राइट साइड में होता है लंग में, अगर वो आपको नजर नहीं आ रहा है उसके मार्जिन, तो आप ये डिसाइड कीजिए कि वो ओपेसिटी जो है वो राइट अपर लोब में है। इसी तरह अगर हमें राइट हार्ट बॉर्डर, जैसा कि हमने पिछले एक्सरे में बताया है, ओपेसिटी उसको ऑब्सक्योर कर रही है, तो वो राइट मिडल लोब में उसकी लोकेशन है। और अगर हमें राइट हेमी डायफ्राम जो है वो नजर नहीं आ रहा है किसी भी कंसोलिडेशन या ओपेसिटी की वजह से, तो वो उसकी पोजीशनिंग जो है वो राइट लोअर लोब में है। इसी तरह लेफ्ट साइड में अगर हमें डिसेंडिंग अयोटा नजर नहीं आ रहा है, तो समझिए कि लेफ्ट अपर लोब और लेफ्ट लोअर लोब इन दोनों में से कहीं पे भी ओपेसिटी है। अगर लेफ्ट हार्ट बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है तो लिंगुला ऑफ लेफ्ट अपर लोब में है ओपेसिटी, और लेफ्ट हेमी डायफ्राम अगर नजर नहीं आ रहा है तो उसकी पोजीशनिंग जो है वो लेफ्ट लोअर लोब में है। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको, देयर आर मेनी काजेस ऑफ एयरस्पेस डिजीज, बट 3 ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट काजेस। फर्स्ट इज निमोनिया, पल्मोनरी एल्वोलर एडिमा, एंड थर्ड इज रेस्पिरेशन। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए निमोनिया से स्टार्ट करते हैं। अबाउट 90% ऑफ द टाइम कम्युनिटी एक्वायर्ड लोबर और सेगमेंटल निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ज्यादातर निमोनिया में आपको लार्ज कंसोलिडेशन, हैविंग अ इंडिस्टिंक्ट मार्जिन, मे कंटेन एयर ब्रोंकोग्राम, मे शो सिल आउट साइन, ये सभी एल्वियोलर डिजीज के साइन जो आपको निमोनिया में देखने को मिल जाते हैं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस विद एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है निमोनिया 7 से 10 दिन के बीच में ठीक हो जाता है। और न्यूमोकोकल निमोनिया के केस में जो है ये विद इन 24 आवर्स जो है वो क्लियर हो जाता है चेस्ट एक्सरे से। लेकिन मैं एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, merely on the basis of X-ray never diagnose any deformity or disease. Always correlate clinical picture, laboratory report or pathology report with radiological features which you see. Never diagnose on the basis of X-ray report. क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो 90% केस में आपका डायग्नोस गलत चला जाएगा। तो हमेशा आपको जब भी कोई पिक्चर एबनॉर्मलिटी एक्सरे में नजर आती है तो पेशेंट की हिस्ट्री, क्लिनिकल फीचर्स और लेबोरेटरिकल उसकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, उसके साथ आप अगर कोरिलेट करोगे तो आप किसी डायग्नोस पे पहुंच सकते हो, अदरवाइज नहीं। निमोनिया के केस में आपको पेशेंट में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स मिलेंगे, फीवर मिलेगा, कफ मिलेगा, WBC उसके हाई हो सकते हैं। तो ऑलवेज कोरिलेट ऑल दिस थिंग टू मेक अ डायग्नोस। नाउ लुक एट दिस एक्सरे, you will clearly see a large consolidation in the left upper lobe. Why I am saying that it is in left upper lobe?
because you can clearly see that it's obscuring the aortic arch. This is Silhouette sign, and margin of the consolidation is indistinct, irregular, and air bronchogram are also clearly visible on this X-ray. This is a case of pneumococcal pneumonia because patient is having a fever, cough, and is WBCR raised. Now look at this X-ray. It shows a large homogeneous opacity obscuring the left border of the heart, indistinct margin which represent that it is a airspace disease and it is a case of lingular pneumonia. अब इस एक्सरे में देखिए होमोजेनियस ओपेसिटी आपको नजर आ रही है जो कि ऑब्सक्योर कर रही है असेंडिंग एओर्टा को, जो कि बताता है कि ये अपर लोब में है, राइट अपर लोब में है। एयर ब्रोंकोग्राम भी हमें इसमें नजर आ रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप नोट कर रहे होंगे कि इसका लोअर जो मार्जिन है ओपेसिटी का, ये वेल डिमार्केटेड है, जबकि एयर स्पेस डिजीज में हमें जो मार्जिन होते हैं वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं, नॉट क्लियरली डिमार्केटेड। तो ऐसा इसमें क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं, अपर मिडल और लोअर लोब्स, और उन लोब्स को जो डिवाइड करता है, जो आपस में एक दूसरे से जो अलग करता है, वो हमारे 2 फीचर्स होते हैं, माइनर और मेजर फीचर। और जो ये ओपेसिटी है ये अपर लोब में है, और इसका जो नीचे हमारे कहते हैं अपर लोब के जो नीचे और ये ओपेसिटी जो है इट इज बाउंडेड बाय द इंटरलोबर फीचर, दैट इज माइनर और हॉरिजॉन्टल फीचर। तो ये फीचर ने इस ओपेसिटी को जो है वो रोका हुआ है, बांधा हुआ है, जिसकी वजह से इसका आपको लोअर मार्जिन क्लियरली डिमार्केटेड नजर आ रहा है। इट इज अ केस ऑफ राइट अपर लोब न्यूमोकोकल न्यूमोनिया। चलिए बात करते हैं पल्मोनरी एल्वियोलर एडिमा के बारे में। जब हमारा पल्मोनरी वीनस प्रेशर जो है वो राइज होके लगभग 25 mm ऑफ मर्करी के लगभग पहुंच जाता है, तो जो हमारा इंटरस्टिशियल टिश्यू में फ्लूइड्स होते हैं वो वहां से निकल के एयर स्पेस में आ जाते हैं, जिसको हम पल्मोनरी एल्वियोलर एडिमा कहते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें देखने को मिलता है वो होता है बैट विंग और एंगल विंग कॉन्फ़िगरेशन, जो कि दोनों लंग्स में आपको बायलेटरल देखने को मिलेगा। ये कभी भी यूनिलेटरल नहीं मिलेगा, बायलेटरल होगा और एसिमेट्रिकल हो सकता है, लेकिन यूनिलेटरल नहीं होगा। और पल्मोनरी एल्वियोलर एडिमा आपको कंजेस्टिव कार्डिक और अक्सर कार्डिक पेशेंट के बीच में आपको ये पल्मोनरी एल्वियोलर एडिमा देखने को मिल जाता है ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और उसमें अगर कार्डिक पेशेंट में पल्मोनरी एल्वियोलर एडिमा है तो आपको 2 फीचर्स जो हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। पहला प्लूरल एफ्यूजन, दूसरा फ्लूइड इन द फिशर्स। और इसमें एयर ब्रोंकोग्राम साइन जो है वो देखने को यूजुअली नहीं मिलता है, और अगर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाए तो ये बड़ी जल्दी डिसअपीयर हो जाता है विद इन 24 आवर्स। इस एक्सरे में आपको क्लासिकल पिक्चर नजर आएगी एक्यूट पल्मोनरी एल्वियोलर एडिमा की। यहाँ पे आपको फ्लफी बायलेटरल पेरीहाइलर एयर स्पेस डिजीज नजर आएगी, इंडिस्टिंक्ट मार्जिन है इसमें। जो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बायलेटरल जो दोनों लंग्स में हमें ओपेसिटी नजर आ रही है, ये बैट विंग की तरह नजर आ रही है, तो इसको हम बैट विंग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इसमें एयर ब्रोंकोग्राम नजर नहीं आ रहा है। और आप अगर और ध्यान से देखेंगे कि तो ये यहाँ पे हार्ट इनलार्जमेंट है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसके बीच में हमें एक्यूट पल्मोनरी एल्वियोलर एडिमा देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं एस्पिरेशन की। एस्पिरेशन क्या होता है? जब कोई भी फ्लूइड जो है वो हमारे एयरवेज में एंटर कर जाता है और फिर लंग्स में पहुंच जाता है तो उसको हम एस्पिरेशन कहते हैं। एस्पिरेशन जो है ऑलवेज अकर इन द मोस्ट डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ द लंग्स। जब पेशेंट खड़ा होता है तो लोअर लंग्स इफेक्टेड होते हैं, राइट साइड ज्यादा इफेक्टेड होती है लेफ्ट साइड से, क्योंकि जो हमारा राइट मेन ब्रोंकस है वो स्ट्रेटर इन पोजीशन होता है और वाइडर इन नेचर होता है। और जब पेशेंट जो लेटा होता है तब सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब्स इफेक्टेड होते हैं और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब्स इफेक्टेड होते हैं। और देयर आर मेनी केसेस ऑफ एस्पिरेशन, न्यूरोलॉजिकल लाइक्स इन स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस ड्यू टू एनेस्थीसिया, ड्रग ओवरडोज। और अनदर रीजन जो होता है वो GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रीगर्गिटेशन। और पोस्ट ऑपरेटिव भी हमें केसेस एस्पिरेशन के देखने को मिल जाते हैं। और एस्पिरेशन में वही सेम आपको रेडियोग्राफिक फीचर नजर आते हैं जो एयर स्पेस डिजीज में नजर आते हैं।
क्लासिकली हमें एस्पिरेशन में 3 तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि पेशेंट ने किस चीज को एस्पिरेट किया है। फर्स्ट हो गया जिसमें न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक जूस या वाटर पेशेंट एस्पिरेट कर लेता है। इसको लंग्स बड़े इजीली हैंडल कर लेता है और ये जो है विद इन 1 और 2 डेज जो है क्लियर हो जाते हैं थ्रू एब्जॉर्प्शन। इसको हम निमोनिया की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। सेकेंडली, जहां पे इन्फेक्टेड चीज जो है पेशेंट एस्पिरेट करता है, जिसको हम एस्पिरेशनल निमोनिया भी कहते हैं, लोअर लोब जिससे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, और ये ज्यादातर ओल्डर पेशेंट, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, डेबिलेटेड और हैविंग अंडरलाइंग लंग डिजीज जिसमें होती है, ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है। और ये फ्रीक्वेंटली कैविटी बन जाती है इसमें, और ये कई महीने ले लेता है ठीक होने में, क्लियर होने में। और थर्ड जो है वो है अनन्यूट्रलाइज्ड स्टमक एसिड, जो जिसको हम केमिकल न्यूमोनाइटिस भी कहते हैं, वो पेशेंट अगर एस्पिरेट कर ले। और केमिकल न्यूमोनाइटिस के केस में जो है जो पल्मोनरी एडिमा और एयर स्पेस की जो पिक्चर है वो आपको विद इन फ्यू आवर्स ही आपको एक्सरे में देखने को मिल जाती है, लेकिन क्लियर होने में ये कई दिन लगा देता है और कई बार हफ्ते भी लग जाते हैं। और ये ज्यादातर जो है केसेस जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इट इज प्रोन टू बिकम सेकेंडरी इफेक्टेड। नाउ लुक एट दिस एक्सरे केयरफुली, you will see a fluffy opacity consolidation having a ill-defined margin or obscuring the right heart border. We show that it is located in right middle lobe. Basis of radiographic feature, we can say it is a S-space disease. और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको लेफ्ट साइड में भी जो है सिमिलर डेंसिटी नजर आएगी, लेकिन कम नजर आ रही है, लेकिन नजर आएगी। तो इसका बायबेसिलर डिस्ट्रीब्यूशन जो इस डिजीज का है, ये सस्पिशन रेज करता है एस्पिरेशन की। और इस पेशेंट को रिसेंट स्ट्रोक हुआ था और एस्पिरेशन डायग्नोज हुआ है वीडियो स्वेलिंग स्टडी में। ये आप सिटी स्कैन में भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पोस्टीरियरली क्लियरली जो है फ्लूइड लाइक डेंसिटी नजर आ रही है, और ये बहुत लोअर लोब्स में नजर आ रही है। ये एस्पिरेशन का केस है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स का जवाब देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।